Chapter 4, Understanding Law. And in this chapter, what we have understood about law. Law suddenly create नहीं होता है, ये हमने कल समझा हुआ था। पहले हमारे लोगों के द्वारा ही कुछ प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती है लोगों के बीच में, है ना। वही प्रॉब्लम्स फिर जब एक बड़ा रूप ले लेती है ना, एक्सटेंड होती है, उसका जो एक्सटेंडेशन है वो इतना बड़ा हो जाता है कि वो एक बड़े पैमाने पर देश में दिखाई देता है। मैंने आपको समझाया था कि कोई भी प्रॉब्लम होती है एक छोटे से गांव से लेकर कई गांव में, डिस्ट्रिक्ट्स के अलावा कई स्टेट्स में, और स्टेट्स के अलावा जो प्रॉब्लम्स किसी देश लेवल पर, कंट्री लेवल की प्रॉब्लम बनती है, तो उसको दूर करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए एक कानून की व्यवस्था की जाती है। उसी कानून को हम लॉ कह रहे हैं। लॉ का अरेंजमेंट किया जाता है। मैंने आपको एग्जांपल के रूप में एग्जांपल ये दिया था कि लॉ आपका एक एज मेडिसिन के रूप में है। जैसे एक बॉडी में हमारी कई तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है, इसलिए हम लोग मेडिसिन खाते हैं, दवा खाते हैं, उसके बाद हम सही हो पाते हैं। वैसे ही हमारे पूरे कंट्री में किसी प्रकार की भी कोई बीमारी, जैसे किसी प्रकार की भी कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो उसको दूर करने के लिए, है ना, पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बनाया जाता है और फिर उसको इम्प्लीमेंट करने का काम गवर्नमेंट करती है। पार्लियामेंट का काम केवल क्या है? पार्लियामेंट एक लेजिस्लेचर है, विधान बनाने का काम है, कानून बनाने का काम है, इम्प्लीमेंट करने का काम नहीं है। इम्प्लीमेंट करने का काम गवर्नमेंट का होता है, जो सेकंड स्टेप में आता है। पहला स्टेप पार्लियामेंट होता है सेंट्रल लेवल पे, कंट्री लेवल पे, और स्टेट लेवल पे आपका लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। ठीक है ना। इनका काम केवल कानून को बनाना है ना, और उसको रेडी कर देना, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना गवर्नमेंट का काम होता है। गवर्नमेंट ही उसको इम्प्लीमेंट करती है अपने प्रशासनिक जो कर्मचारी होते हैं उनकी मदद से, जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव कर्मचारी होते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो आपका तहसीलों में आप चले जाएं तो वहां पर तहसीलदार हो, लेखपाल हो, तो ये सारे प्रशासनिक वर्कर होते हैं, सरकार के अधिकारी होते हैं। ये एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव होती है। देखिए एग्जीक्यूटिव भी दो टाइप की होती है। एग्जीक्यूटिव जो होती है आपकी, जिसके हम कार्यपालिका बोलते हैं, ये भी दो टाइप की होती है। एक टेम्पोरेरी होती है, एक परमानेंट होती है। जो टेम्पोरेरी होती है वो आपके जैसे जो लीडर है, जो नेता है, ये हर 5 इयर्स के बाद चेंज भी हो सकते हैं। हर 5 साल के बाद दूसरी सरकार बन सकती है, दूसरी गवर्नमेंट बन सकती है। लेकिन जो परमानेंट वाली गवर्नमेंट होती है, परमानेंट वाली गवर्नमेंट का मतलब ये है कि जो एक बार जिनकी नियुक्ति हो गई है ना, जिनको जॉब मिल गई, तो फिर 60 इयर्स तक के लिए, अपने लास्ट इयर्स तक के लिए बने रहते हैं, जिनको आप लोग सरकारी कर्मचारी बोलते हैं, है ना। सरकारी कर्मचारी गवर्नमेंट, जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गए, है ना, आपके अधिकारी हो गए, जितने भी पोस्ट पर ये अधिकारी होते हैं, ये आपके परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं। सरकार कोई भी आए, ये लोग उसी जगह पे अपनी कुर्सी पर बने रहते हैं, काम करते रहते हैं, फिर ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन आप इनको पद से हटा नहीं सकते हैं, इसलिए इनको परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहते हैं। ये भी आप जान लीजिए, जस्ट मुझे भी दिमाग में आया कि आप लोग को ये बताना चाहिए, तो आप लोग इसको भी सुन लीजिए कि आपका एक होता है लेजिस्लेचर होता है, एक होता है एग्जीक्यूटिव, और एक होता है आपका जुडिशरी। ठीक है, ये भी पार्ट में देखने के लिए मिलते हैं सरकार के रूप में, गवर्नमेंट के रूप में, तीन पार्ट में देखने के लिए मिलते हैं। तो लेजिस्लेचर में क्या होता है? यहाँ पर लेजिस्लेचर में कानून बनता है। यहाँ पर क्या बनता है? कानून बनता है, नियम कानून लॉ बनते हैं। जैसे कि एग्जांपल के रूप में हम क्या समझा है? पार्लियामेंट। एग्जांपल के रूप में क्या समझा बेटा? एग्जांपल के रूप में हमने समझा पार्लियामेंट। ठीक है ना। फर्स्ट नंबर लेजिस्लेचर, इसका एग्जांपल है पार्लियामेंट, या दूसरा एग्जांपल क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली। ये लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई, ये पार्लियामेंट हो गया। एग्जीक्यूटिव हमारे टू टाइप के होते हैं। एग्जीक्यूटिव मैंने आपको टू टाइप से बताया, टू टाइप। क्या टू टाइप है? एग्जीक्यूटिव हमारा टू टाइप है। पहला टाइप क्या है? मैंने बताया परमानेंट, पहला हमने बताया टेम्पोरेरी, सेकंड है हमारा परमानेंट। ठीक है ना। फर्स्ट हमारा
टेम्परेरी और सेकंड हमारा परमानेंट। ठीक है, एग्जीक्यूटिव मतलब क्या होता है, कार्यपालिका यानी गवर्नमेंट, ये सरकार, जो सरकार कार्य करती है वो एग्जीक्यूटिव में आके करती है। यहाँ पर कोई कानून बनता है, यहाँ पर क्या होगा, उस बने हुए कानून को पालन कराया जाएगा। जो कानून पार्लियामेंट में बना है, लेजिस्लेटिव असेंबली में बना है, उसका पालन कौन कराएगा, एग्जीक्यूटिव कराएगा। चाहे मैं स्टेट के लेवल की बात कर रहा हूँ, चाहे कंट्री लेवल की बात कर रहा हूँ, दोनों ही जगह तीन पार्ट होते हैं। कंफ्यूज नहीं होगी, क्यों? क्योंकि किसी स्टेट में लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, जुडिशरी होता है, हाई कोर्ट होता है। ठीक है, अब सेंट्रल लेवल पे क्या होता है, सेंट्रल लेवल पे क्या होगा, हमारा पार्लियामेंट होगी, एग्जीक्यूटिव लेवल पे हमारी दोनों सरकार जो पूरे देश में काम करेगी। स्टेट लेवल में केवल स्टेट में काम करेगी, वहां से चीफ मिनिस्टर होते हैं, बाकी सारे गवर्नर होते हैं। और यहाँ पर एग्जीक्यूटिव में क्या आ जाएगा, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव में आपको प्रेसिडेंट आ जाएगा, प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा, ये सारे लोग आ जाएंगे। ओके, जुडिशरी में सेंट्रल लेवल पे क्या आ जाएगी, आपकी सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट, और स्टेट लेवल पे क्या आ जाती है, हाई कोर्ट आ जाती है। स्टेट लेवल पे क्या आ जाती है, हाई कोर्ट आ जाती है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी होती है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये स्टेट लेवल पे, ये स्टेट लेवल पे, और ये सेंट्रल लेवल, सेंट्रल लेवल। तो यहाँ पर मैंने बताया आपको एग्जीक्यूटिव, टेम्परेरी और परमानेंट। टेम्परेरी का एग्जांपल आपको क्या है, जो आपके क्या है, चाहे वो आपके प्राइम मिनिस्टर हो या सीएम हो स्टेट लेवल पे, है ना, या आपके मिनिस्टर हो, ठीक है ना, एमपी हो, एमएलए हो, ये सारे आपके टेम्परेरी हैं। ये जो आपके क्या है, टेम्परेरी गवर्नमेंट है। परमानेंट में क्या है आपके, जैसे आपके डीएम हो गए, है ना, जितना भी गवर्नमेंट ऑफिसर है, जितना भी आप कह सकते हैं गवर्नमेंट वर्कर, मैं आपके एग्जांपल में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जैसे डीएम हो गया, है ना, आपका तहसीलदार हो गया, तहसीलदार हो गया, है ना, रेवेन्यू ऑफिसर जिसे बोलते हैं, तहसीलदार का नाम हुआ है, तहसीलदार हो गया है, रेवेन्यू ऑफिसर है, डीएम हो गए, आपकी पुलिस हो गई, है ना, आपकी पुलिस हो गई, आपके जितने ऑफिसर होते हैं, ये एक बार करके 60 इयर्स के बाद ही, 60 साल तक की एज हो जाती है, फिर रिटायर होते हैं, कोई हटा नहीं सकता है। लेकिन जो एग्जीक्यूटिव टेम्परेरी होते हैं, ये हर 5 इयर्स, 5 इयर्स बाद चेंज हो जाते हैं। ठीक है, मैं सभी लोगों से थोड़ा सा पूछना चाहूंगा, ये बात समझ में आई, इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है आपके लिए, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने बताया है इस चैप्टर से रिलेटेड ही। आवाज आ रही है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Any Yes, question sir. from Yes, your sir. side? Yes, sir. Any question? Any questions? No, sir. No, sir. Sir, कुछ नया समझने के लिए No, sir, लेजिस्लेचर का एग्जांपल है पार्लियामेंट। सर, पार्लियामेंट के नीचे क्या लिखा? लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट लेवल में होती है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली, एक स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और कंट्री लेवल पे पार्लियामेंट होती है जो पूरे देश के लिए काम करती है। अलग अलग स्टेट के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और इसमें कंबाइंड ग्रुप क्या बोलते हैं, लेजिस्लेचर बोलते हैं। लेजिस्लेचर मतलब जहां पे विधायिका जिसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको विधायिका। हिंदी भी नोट कर लीजिए आप, हिंदी भी नोट कर लीजिए। लेजिस्लेचर को बोलते हैं हम लोग विधायिका। देखिए मैं हिंदी से नोट करवा रहा हूं, बहुत बच्चों को भूल जाएगी बात, इसलिए नोट कर लीजिए। लेजिस्लेचर को हम लोग बोलते हैं विधायिका, एग्जीक्यूटिव को बोलते हैं हम लोग कार्यपालिका। क्या बोलते हैं? कार्यपालिका। जुडिशरी क्या बोलते हैं हम लोग? न्यायपालिका। ठीक है, अब बताइए, अब क्लियर हुआ? और यस सर, क्लियर हो गया। लेजिस्लेचर का मतलब विधायिका, विधायिका का मतलब जहां पर विधान बनता है, विधान मतलब कानून, जहां पर कानून बनता है। कानून कहां कहां बनता है? देश के लिए कानून बनता
बनता है पार्लियामेंट में, स्टेट के लिए कानून बनता है लेजिस्लेटिव असेंबली में। क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यपालिका, यानी कि बने हुए कानून पर कार्य करने वाली, बने हुए कानून Yes, sir. पर कार्य करने वाली। कौन कार्य करेगा? जो गवर्नमेंट बन के आएगी, जो जिसकी सरकार बनेगी, यानी पार्लियामेंट में जिसका सबसे ज्यादा मेजोरिटी होगी, वही लोग मिनिस्टर बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। स्टेट लेवल, सॉरी सेंट्रल लेवल में, स्टेट लेवल में क्या बनेंगे? चीफ मिनिस्टर बनेंगे, मिनिस्टर बनेंगे। तो ये सब लोग कहाँ आते हैं? कार्यपालिका में आते हैं। कहाँ आते हैं? कार्यपालिका में, यानी कार्यपालिका में। जिसको हम लोग एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव। Executive. हाँ, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है सीधे एक्शन लेना, एक्शन लेके सीधे काम करेगी। कानून बन चुका है, ये कानून का पालन करवाना है देश में, चाहे जैसे भी हो। अगर कोई लोग नहीं मान रहे हैं, उसकी व्यवस्था भी करनी है, पुलिस का सहारा भी लेती है ना। तो ये सारा काम एग्जीक्यूटिव का होता है। फिर मैंने बताया आपको एग्जीक्यूटिव 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं टेम्पररी, एक होते हैं परमानेंट। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, ये बात आपको मुझसे ही सुनना है, और आगे भी आप लोग सुनने का कहीं प्रयास करेंगे, वहां भी आपको पढ़ने के लिए दूर दूर तक कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। कंफ्यूज रहेंगे, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, जिससे आपका कंफ्यूजन अभी क्लास 8 में ही दूर हो जाए, फ्यूचर में आपके पास Yes, कंफ्यूजन sir. ना रहे। एग्जीक्यूटिव आपकी 2 टाइप की होगी, टेम्पररी और परमानेंट। टेम्पररी क्या होती है? मतलब यही जो आपके मिनिस्टर बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, 5-5 सालों के लिए बनते हैं ना, 5-5 इयर्स के लिए बनते हैं, तो टेम्पररी हो गए। सर जो वोटिंग से बनते हैं। हाँ, जो वोट देते हैं जिनको, और ये भी कह सकते हैं आप कि आप इनको वोट देते हैं, इनकी गवर्नमेंट होती है, और इन्हीं के अंडर में आपकी परमानेंट एग्जीक्यूटिव होती है। परमानेंट जरूर होती है, लेकिन टेम्पररी एग्जीक्यूटिव के अंडर में ही काम करती है। कौन? परमानेंट एग्जीक्यूटिव, चाहे वो डीएम हो, चाहे आपके तहसीलदार हो, है ना, चाहे पुलिस हो, कोई भी हो, ये उन्हीं के अंडर में काम करते हैं। क्लियर हो रहा है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ये बात याद रखेंगे, डेली बताया जाएगा, कहीं पर कॉपी में बना लीजिए और उसको 1-2 बार देखने के याद हो जाएगा। फिर लास्ट में आपका जुडिशरी। अब जुडिशरी का क्या रोल है? जुडिशरी का रोल ये है, न्यायपालिका। मान लीजिए सभी लोग बोले, मान लीजिए आपके लेजिस्लेचर में कानून बना, लॉ बन गया, पार्लियामेंट में हो चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली में हो, बन गया। अब वो बनने के बाद एग्जीक्यूटिव के पास आया। अब एग्जीक्यूटिव चाहे स्टेट लेवल की हो, चाहे सेंट्रल लेवल की हो, उसने काम कराना शुरू किया। इसके बावजूद भी कुछ लोगों ने उस कानून का पालन नहीं किया। जो पालन नहीं किया, तो उसको सजा देने का काम कौन करेगी? जुडिशरी करेगी, ठीक है ना। सजा देने का काम कौन करेगी? जुडिशरी करेगी। न्यायपालिका। जो एग्जीक्यूटिव के नुमाइंदे होंगे, एग्जीक्यूटिव यानी सरकार के कार्यपालिका के जो नुमाइंदे होंगे, जैसे पुलिस हो गया, डीएम हो गया ना, ये उस व्यक्ति को, फला व्यक्ति को पकड़कर लेके सीधे कहां डाल देंगे? जेल में डाल देंगे। लेकिन उसका फैसला कौन करेगा? जुडिशरी करेगी, ठीक है ना। एग्जीक्यूटिव के पास ये राइट नहीं है, सरकार के पास ये राइट नहीं है कि किसी व्यक्ति को ये कह दे कि नहीं तुम गलत हो, है ना, उसको जेल में डाल सकती है। लेकिन उसके अलावा फिर वो कहानी अलग हो जाएगी। मैं चैप्टर 5 में आपको पढ़ाऊंगा कि जुडिशरी का क्या रोल है। किसी भी व्यक्ति को कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है उसको अगर पकड़ सकता है, तो पकड़ने के बाद भी उस व्यक्ति के पास बहुत सारे राइट रहते हैं, अधिकार रहते हैं। पुलिस अपनी मनमानी नहीं कर सकती है, ठीक है ना। इतना हमें कॉन्स्टिट्यूशन में हमें राइट मिला हुआ है। इसके लिए मैंने आपको क्लास के वक्त में, आपको याद होगा, मैंने क्लास में इस चीज को बहुत अच्छे से, जो आपका चैप्टर था फर्स्ट चैप्टर, वहां भी थोड़ा आपको एक्सप्लेन किया हुआ, ठीक है ना, कि आपको राइट मिलते हैं। ये आपका जुडिशरी है, जुडिशरी के बारे में चैप्टर 5 में पढ़ेंगे, इस तरह से आप इसको समझ पा रहे हैं। चलिए अब अपने चैप्टर में आ जाते हैं हम लोग। इसको एक साथ देख रहे हो? Yes, sir. Sir. देखिए ये चीजें हम लोगों ने पढ़ा था, और इसके बाद फिर यहाँ से
आप लोगों को रेडी करना। तो मैंने कल आपको होमवर्क दिया हुआ था, तो पढ़ने के लिए कहा था, सभी चीजों को Yes, आपने sir. पढ़ लिया है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Very sir. good. जिन्होंने पढ़ा है उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा चैप्टर, और जब एग्जाम होगा ना तो वो वही स्टूडेंट्स बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे जिन्होंने बुक रीडिंग किया होगा। और जिन्होंने रीडिंग नहीं किया है तो फिर, है ना, उनको तो पता ही है। देखिए क्या है, डू लॉ अप्लाई टू ऑल, क्या कानून सभी के लिए होता है? पहला क्वेश्चन यही से स्टार्ट हो रहा है, यही हमारा टॉपिक है कि क्या जो कानून है, लॉ होता है, वो अप्लाई होता है सभी के लिए, सभी के लिए बराबर होता है, यानी सभी पर लागू होता है कि किसी कुछ लोगों पर लागू होता है? तो आंसर इसका सभी को मालूम होगा। क्या तो आंसर सभी होगा पे इसका? सभी पर लागू होता है। तो है ना? सभी सर पे सभी पे लागू होता है। ठीक है, सर म्यूट कर ले। सर देखिए इसमें दिया है गवर्नमेंट ऑफिशियल, म्यूट कर ले इसकी। A government official helps his son who is hiding because his son has been given a 10 years jail sentence by a district court for a crime that has committed। अब देखिए किसने ये कहा गया कि एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है, यानी कोई सरकारी अधिकारी है ना, वो सरकारी अधिकारी क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है अपने बेटे की, क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, उसकी गलतियों को छुपाने की कोशिश कर रहा है। His son has been given a 10 years jail, उसको 10 साल की सजा मिली हुई है, लेकिन वो है किसका बेटा? किसी अधिकारी का बेटा, सरकारी अधिकारी का बेटा है, तो उसकी हेल्प कर रहा है। कौन सी कोर्ट ने सजा सुनाई है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, जो सबसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, जिसने क्राइम किया हुआ था, दैट हैज कमिटेड, है ना, जो गलत था। तो डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं कि द गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्शन, जो सरकारी अधिकारी अपने बेटे के बचाव में जो काम कर रहा है, वो राइट, क्या ये सही है? तो आपको सीधा सीधा पता है कि ये सही नहीं है। Should his son be exempt for a law just because his father is economically and politically powerful? अब इसमें देखा जा रहा है कि उसका जो बेटा है ना, वो कानून पे किस तरह से, क्योंकि उसका जो फादर है वो पैसे रुपए से हो, चाहे पॉलिटिकली हो, राजनीतिक नेताओं से उसका कांटेक्ट है, तो वो अपने पावर का क्या गलत इस्तेमाल नहीं कर रहा है, गलत इस्तेमाल कर रहा है ना। अब देखते हैं इस चैप्टर में, the above is clear case of violation of law as already given by members of Constituent Assembly were agreed there should be no arbitrary exercise of power in the independent area, है ना। स्वतंत्र भारत में क्या है, इंडिपेंडेंट इंडिया में नो आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज, किसी भी प्रकार का कोई भी अत्याचार नहीं होना चाहिए, ऐसा हम लोगों ने क्या किया है, मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आप ऊपर देख रहे हो कि द above is a clear case, ऊपर वाला जो केस है ना, क्लियर है कि वायलेशन ऑफ लॉ है, उसमें कानून का क्या हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, यानी कानून तो बना है, लॉ तो बना है, लेकिन लॉ के साथ क्या हो रहा है, छेड़खानी हो रही है, लॉ को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। तो एज यू रीड इन यूनिट 1, अब ये यूनिट मैंने पढ़ा होगा, अभी नहीं देखा, तो मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब मैंने आपको बताया हुआ था, संविधान सभा, देश आजाद होने के बाद कुछ लोगों द्वारा बनाई गई जो सभा की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जिसपे आपका संविधान बनाया गया था, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो असेंबली है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण की है। आप सीधे सीधे ये समझ लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दैट असेंबली है ना, वो क्रिएट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिएट किया है आफ्टर द इंडिपेंडेंस कंट्री, हमारे जो देश आजाद होने के बाद। वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस रूप में कन्वर्ट हो गई है, पार्लियामेंट में। ये बात मैं आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूं। जो बच्चे मेरा एक भी वीडियो छोड़ नहीं रहे हैं, कंटिन्यू देख रहे हो, तो सभी को पता होगा। वर एग्रीड, अब देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी, वर एग्रीड इस बात पर सहमति हुई थी कि देयर शुड नो बी आर्बिट्रेरी, किसी प्रकार का उत्पीड़न नहीं होगा। आर्बिट्रेरी का मतलब ये होता है अत्याचार नहीं होगा। एक्सरसाइज ऑफ पावर, किसी के पास पावर ज्यादा है तो उसका मिसयूज करे, इन द इंडिपेंडेंट स्वतंत्र भारत में ऐसा संविधान बनाते समय कानून बनाया गया था। Therefore instituted several provisions in the constitution, constitution में हमारे बहुत सारे नियम कानून हैं, several provision है, बहुत सारे तरीके हैं, that would establish the rule of law, जो क्या करते हैं, नियम, कानून के नियमों को क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। यानी हमारे संविधान में इतने अच्छे सिस्टम है, रूल है, कोई व्यक्ति अगर गलत कर रहा है ना, तो एक एक व्यक्ति के खिलाफ एक एक आप कह सकते हैं कि उसके खिलाफ भी जो जिस तरह की गलती कर रहा है उसके लिए उसी तरह का क्या है, दंड है, पनिशमेंट है, एक एक प्रोविजन है। द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ दिस लॉ दैट ऑल पर्सन इन द इंडिपेंडेंट एरिया, सबसे इंपोर्टेंट लॉ क्या है हमारे लिए, सबसे इंपोर्टेंट, उसमें सबसे इंपोर्टेंट क्या है, प्रोविजन तो बहुत सारे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो सबसे इंपोर्टेंट क्या है, तो आप बताएंगे कि सर सबसे इंपोर्टेंट है ऑल पर्सन इन इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी स्वतंत्र भारत में। देखिए इंडिपेंडेंट इंडिया बार बार क्यों कह रहा है, क्योंकि 1947 के पहले हम इंडिपेंडेंट इंडिया नहीं बोलते थे,
क्योंकि हम ब्रिटिश के अधीन थे, ब्रिटेन के अधीन थे। अब हम बोल रहे हैं इंडिपेंडेंट इंडिया, इसका मतलब हम देश आजादी के बाद वाले भारत की बात कर रहे हैं। एक भारत वो जो अंग्रेजों के ना गुलाम था, अंग्रेजों के अंडर में था, उसको इंडिपेंडेंट नहीं बोल रहे थे। लेकिन अब हम किसकी बात कर रहे हैं? जब देश आजाद हो गया है, इंडिपेंडेंट हो गया है, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है, संविधान बन गया है, ठीक है, तो उसमें क्या है? उसमें है और इक्वल बिफोर द लॉ, यानी सभी लोग चाहे वो कोई भी हो, ऑल पर्सन ये है ना, ऑल पर्सन इक्वल बिफोर द लॉ, कानून की नजरों में क्या होंगे? बराबर होंगे। कानून की नजरों में क्या होंगे? बराबर होंगे, है ना। The law cannot discriminate between a person on the basis of their religion, caste or gender। जो कानून बनेगा ना, वो चाहे जेंडर हो, चाहे कास्ट हो, रिलीजन हो, धर्म के आधार पर, किसी के आधार पर उसमें कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा, विभेद नहीं होगा। ऐसा नहीं कि भाई वो दूसरे धर्म का है तो कानून उसके लिए दूसरा बना है, कोई दूसरे कास्ट का है तो उसके लिए कानून दूसरा बना है, ऐसा नहीं है। कानून सभी के लिए क्या होगा बेटा? बराबर होगा। What the rule of law means? इस रूल ऑफ लॉ का मीन्स क्या होता है? रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है कि इज द ऑल लॉ अप्लाई इक्वली, यानी जो कानून होगा वो सभी पर बराबर लागू होगा, चाहे किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी कैसा भी हो, मेल हो, फीमेल हो या कोई अदर हो, ठीक है ना, सभी के ऊपर इक्वली अप्लाई होगा। टू ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री, टू ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री, यानी देश के रहने वाले सभी नागरिकों की बात हो रही है, देश के बाहर वालों की गारंटी नहीं है। जो देश के में रह रहे हैं, जो नागरिक हैं, उनकी बात हो रही है, ठीक है, जो देश, जिनको देश की नागरिकता मिली है, जो इंडियन है, उनकी बात हो रही है। आगे दिया है नो वन कैन अबव द लॉ, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। नाइदर अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, चाहे वो कोई सरकारी अधिकारी हो, अभी जैसे ऊपर सरकारी अधिकारी के बारे में बात किया था ना, तो वो भी गलत छेड़छाड़ी नहीं कर सकता है। अगर उसके खिलाफ भी सही से कोई मुकदमा कर देना, कंप्लेंट कर देना, तो वो भी फंस जाएगा, उसकी नौकरी भी जाएगी, ऊपर से जेल भी जाएगी। तो नाइदर गवर्नमेंट ऑफिशियल, चाहे वो कोई गवर्नमेंट अधिकारी हो, नॉर अ वेल्दी पर्सन, चाहे वो कोई बहुत बड़ा पैसे वाला आदमी हो, नॉर इवन द प्रेसिडेंट, चाहे हमारे यहाँ का देश का राष्ट्रपति क्यों ना हो, प्रेसिडेंट क्यों ना हो, सोचिए देश का सबसे बड़ा पद, सबसे बड़ी पोस्ट, देश का सबसे बड़ा प्रमुख पर्सन माना जाता है ना, पहला व्यक्ति माना जाता है प्रेसिडेंट को, ठीक है ना, पहला नागरिक माना जाता है, चाहे वो भी क्यों ना हो, कंट्री इज अबव द लॉ, कानून से ऊपर कोई नहीं है, कानून से ऊपर कोई नहीं, कानून के सब नीचे, लॉ सबके लिए बराबर है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे कोई भी हो। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, और ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, आप सभी को यहाँ से अंडरलाइन कर लेना चाहिए, है ना, यहाँ से पूरा अंडरलाइन कर लेना चाहिए जो यहाँ तक है, ठीक है, समझने वाली बात है। Any crime or violation of the law has a specific punishment as well as a process। ये भी इम्पोर्टेंट बात लिखी है कि कोई भी क्राइम होगा ना, कोई सोचे कि नहीं मैं किसी को धक्के मार के गिरा दूं, उसका हाथ पैर टूट जाए, बस उसमें कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है। जिस तरह का आप क्राइम करेंगे उसी तरह का पनिशमेंट है। आपने किसी को मार डाला है तो आपकी भी जान ले ली जाएगी, ये भी आप समझिए। आपकी वजह से अगर किसी की जान गई है तो गवर्नमेंट जो होगी ना, कानून होगा, आपकी भी जान लेने के लिए तैयार बैठा हुआ है, क्या इस तरह से। as well as the process through which the guilt of the person को तो समझ रहे हैं ना, जिस तरह का उसने व्यक्ति ने अपराध किया है, has to be established, but was it always like this। तो कल यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे कि इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में क्या ऐसा था? आज जो इतनी कानून की इतनी अच्छी व्यवस्था हुई है, लॉ का इतना अच्छा अरेंजमेंट हुआ है, क्या एंशिएंट इंडिया में ऐसा था? तो शायद ऐसा नहीं था एंशिएंट इंडिया में, है ना। सो टुमारो विल बी डिस्कस्ड अबाउट दैट, ओके। Thank you for today's class. Thank you, sir.